वो टाइमर भी हटा दीजिएगा। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मुझे जल्दी से यस या थम्स अप भेज दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भैया थोड़ा सा जूम कर दीजिए। अनुपम, खुशी, अंशुल, मानिक, आयुषी, हेलो एवरीवन। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग भी एकदम मजे में पढ़ रहे हो और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरा होमवर्क अच्छे से किया? मैंने आपको सैटरडे संडे भी कहा था पढ़ने के लिए, कुछ रिविजन्स करने के लिए, वो अच्छे से किए? बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इनके पॉडकास्ट से रिवीजन कर लिया और अभी तक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को अच्छे से पक्का कर लिया है? चलो, ऑडियो वीडियो तो बिल्कुल ओके है, थैंक यू सो मच भैया। हाँ जी बताइए, जूलॉजी में मजे आ रहे हैं? स्टूडेंट्स एक बात याद रखो, लक्ष्य बैच से मैक्सिमम टॉपर्स आते हैं नीट के अंदर। सबसे शानदार चांस होता है नीट के अंदर 12th के साथ सेलेक्ट होने का। प्रॉब्लम उन्हें आती है जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है और उनका 12th वेस्ट हो जाता है, तो उन्हें ड्रॉपर में कन्वर्ट होना पड़ता है। वरना मैं खुद आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल खड़ी हुई हूं जिसने 12th के साथ अपना ऑल इंडिया पीएमटी यानी नीट क्लियर किया था। तो आप सब तो बहुत अवेयर स्टूडेंट्स हो, आप सब लगातार इस बैच को शुरू से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता अपना सिलेक्शन नहीं होगा। अपने को दिमाग में विचार तक नहीं आने देना है कि मुझे ड्रॉप लेना है या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत आराम से होगा स्टूडेंट्स। हम बहुत टाइमली 12th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, हम 11th रिवाइज करेंगे और सबसे ज्यादा सिलेक्शंस, मैं वापस बोल रही हूँ, रैंक्स, टॉपर्स लक्ष्य बैच से आते हैं। और मैं चाहती हूं कि मेरे नादान परिंदे बिल्कुल सिलेक्ट हो इसी साल, अपना एप्रन और स्टेथोस्कोप लें। ठीक है? कितने लोग मेरे साथ अग्री करते हैं, मेरे साथ कसम खाते हैं कि हम अपना बेस्ट अटेम्प्ट देंगे, हम कोई मक्कारी नहीं करेंगे, हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे, हम पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे, हम डेली पढ़ेंगे, हम रेगुलरली पढ़ेंगे, हम गिरते हैं लेकिन हम फिर उठेंगे, हम फिसलेंगे लेकिन हम फिर उठेंगे और बहुत ज्यादा बार नहीं फिसलेंगे, इतना टाइम नहीं है, और हम अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने की जी जान कोशिश कर देंगे, लगा देंगे। कुछ नहीं करना बेटा, मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू, एमसीडी लिस्ट जो बनाना सिखाइए उसे अपनी जागृति डायरी के अंदर बनाइए। कितने स्टूडेंट्स हैं जो डेली वो जागृति डायरी, एमसीडी लिस्ट बना रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं? जरा एक थम्स अप भेजो। और यहां से शांत रहना सबसे जरूरी होगा इस पूरी जर्नी के अंदर। तो नाम जप करना शुरू करिए, नाम जप, नाम जप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हर नादान परिंदे को सुबह 10 मिनट और रात को 10 मिनट सोने के पहले नाम जप करना है। अब नाम कौन सा करना है? आप कोई भी नाम कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो। कोशिश करके राम, कृष्ण, हरि या राधा नाम करें। ओम नमः शिवाय कोशिश करके अभी अवॉइड करो। उसका क्या रीजन है वो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जब वीडियो डालूंगी तो बता दूंगी। बट अभी एज अ स्टूडेंट आपके लिए सबसे अच्छे ये नाम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राम कर रहे हैं, राम 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 राम, आप इसे करके देखो, मेरे कहने पे जादू होगा। आपकी मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपकी नींद रेगुलराइज हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपके रिजल्ट्स में फर्क पड़ जाएगा। मेरे कहने पर इसे 21 दिन 21 डेज करके देखो, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। 10-10 मिनट तो करना ही है और बाकी जब भी आपको टाइम मिले दिन में 10, मतलब कुल मिलाकर दिन में 30 मिनट्स अपने को निकालने हैं बेटा। आपको प्रैक्टिकल लाइफ से बता रही हूं, जैसे जैसे अभी समय बढ़ेगा, दिसंबर जनवरी तक आते आते 90% स्टूडेंट्स गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बोले अब अगला साल देखेंगे। और उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है यहां से कमजोर पड़ जाना, आंतरिक रूप से कमजोर पड़ जाना, प्रेशर्स के आगे सकम करना। और वहां स्ट्रेंथ हमें झुकने से मिलती है, अपने ईश्वर के आगे, अपने इष्ट के आगे। अगर आप मुस्लिम हैं कोई बात नहीं है, आप जिनका भी नाम लेते हो, अल्लाह 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 करिए, कोई बात नहीं है, सब एक ही हैं। सारे ईश्वर इनफाइनाइट पॉजिटिविटी है और बस वही एनर्जी हमें उनसे लेनी है और वो होगा जब हम उनको सरेंडर करेंगे। बाकी आप बिल्कुल अपनी नमाज पढ़िए, नमाज में भी तो यही होता है, हम ईश्वर के आगे इबादत करते हैं, झुकते हैं, उन्हें याद करते हैं 5 बार, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है।
तो सबको नाम जप आज से शुरू करना, ये ऐड करना है। एमसीडी लिस्ट तो आई होप आप लोग बना रहे हैं अपनी जागृति डायरी के अंदर और मुझे भेज रहे हैं। आई होप ये आपको रेगुलरिटी मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगा। और तीसरी चीज मैंने आपको आई एक्सरसाइजेस बताई थी। कितने स्टूडेंट्स हैं जरा बताओ जो आई एक्सरसाइजेस कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर देख लेना मेरा नाम डालकर, ठीक है, वाईटी पे देख लेना, यकीन चैनल पर आई थिंक पोस्ट करी हुई है, वहां से करना शुरू कर दो। ये सब करना स्टार्ट करिए। एक बात ध्यान रखो, अभी जब मैं गणेश चतुर्थी पर अपने गुरु स्थान गई थी तो मेरे हस्बैंड को एक बहुत अच्छी बात अंदर से रिवील हुई ड्यूरिंग मेडिटेशन कि अपने ही खून से अपना घाव भरता है। आपका घाव किसी दूसरे का खून नहीं भरेगा। यानी अपनी जो कमजोरियां हैं, अपनी जो कमियां हैं, अपने जो दुख हैं, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, अपना जो नेगेटिविटी है, अपने जो नेगेटिव विचार है, वो अपने ही खून से, अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से ही ठीक होंगे। बाहर के एक्सटर्नल मोटिवेशन से कुछ भी नहीं होता है। और वो अंदर से कैसे आएगा? अपने इष्ट से जुड़ने पर आएगा, अपने ईश्वर से जुड़ने पर आएगा। कितने लोग मुझसे वादा करते हैं कि मैम आज से हम इसे रेगुलरली करेंगे और आपको बताएंगे, आपको अंतर बताएंगे, आपको 2 वीक्स के बाद बताएंगे कि कितना जबरदस्त चेंज आया है हमारे अंदर। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि किसी की बात दिनों दिन याद रहती है, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ नेगेटिव बोल दिया, कोई रिलेटिव ने, कोई फैमिली मेंबर ने, इवन मे बी पेरेंट्स ने, सिबलिंग्स, भाई बहन ने, वो दिमाग से जाता ही नहीं है। पढ़ने बैठते हैं, कौन पढ़ना नहीं चाहता बेटा? मैं हमेशा बोलती हूँ, कौन सा स्टूडेंट है बताओ जो बैक बेंचर फेलियर बनना चाहता है? कोई नहीं चाहता। कोई स्टूडेंट कभी ये प्रे करता है, हे भगवान इस बार मुझे फेल कर देना, मैं पास हो के तंग आ गया हूँ, फर्स्ट आके तंग आ गया हूँ? कोई नहीं करता। सब पढ़ना चाहते हो आप लोग, जो यहाँ आ रहे हो सब पढ़ना चाहते हो, लेकिन हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उस कारण से हम पढ़ नहीं पाते। वो बात दिमाग में घूमती रहती है और उस कारण से, या फ्यूचर का टेंशन, फ्यूचर का डर, पास्ट का रिग्रेट, और इन सब कारणों से हमारा कंसंट्रेशन, मेमोरी, स्लीप सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है और हम जो डिजर्व करते हैं, जो कर सकते हैं, वो कर नहीं पाते। और फिर हमें लगता है कि शायद हम कर ही नहीं सकते, हमारे में काबिलियत ही नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ये इतने सारे जो मी लिख कर आ रहे हैं, ये हर किसी के साथ हो रहा है आज के समय में, इंक्लूडिंग मी। हर किसी के साथ हो रहा है। हर किसी के आसपास कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं और हमें उनसे बचना कैसे है? हमें अपने ईश्वर से जुड़ना है, उन्हें इग्नोर करना है। अगर इग्नोर कर सकते हो तो बिल्कुल इग्नोर कर दो, इग्नोर नहीं कर सकते हो तो उनकी बात सुनी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो, इतना आसान नहीं होता निकालना, वो अंदर घुसती है, बीच में भेजा दिया है, पर आप अपना नाम जप करिए, इससे वो रिप्लेस हो जाएगी। ये साइंटिफिक है, इसकी साइंस क्या है वो कभी बाद में बताऊंगी, ठीक है? चलिए आइए, तो ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टीचर का काम सिर्फ सब्जेक्ट डिलीवर करना नहीं होता। हमारा काम है इस जर्नी में आपका साथ देना, तभी तो आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। मैं हमेशा बोलती हूं, 2 स्तंभ, 2 पहलू होते हैं सिलेक्ट होने की। एक सब्जेक्ट की नॉलेज, सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, स्पीड विथ एक्यूरेसी, और दूसरा अपना मेंटल बैलेंस बना के रखना, मेंटल स्ट्रेंथ बना के रखना, तभी आप फाइनल गोल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए, तो अब आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो मेरे सारे नादान परिंदों, अब आप एकदम खुश हो गए होगे आई होप। तो सबके चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। उस स्टेथोस्कोप के नाम आइए आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। करते हैं शुरू। लास्ट क्लास में, आज की क्लास में तो खैर हम क्या पढ़ेंगे अभी हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारी क्लास है। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी समझा था, पहले ऑटो इम्यूनिटी समझा था, फिर हम इम्यूनिटी के 2 टाइप्स पर आए थे, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। और इन्नेट इम्यूनिटी में हमने 4 बैरियर्स पढ़े थे। सब स्टूडेंट्स को याद है वो 4 बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। पहला था फिजिकल बैरियर, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर था फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें टीयर, सलाइवा, एसिडिटी इन वेजाइना, स्टमक, ये सब था। फिर सेल्यूलर बैरियर, जिसमें न्यूट्रोफिल्स यानी पीएमएनएल, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड एनके, नेचुरल किलर सेल्स थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइटोकाइन बैरियर, जिसमें इंटरफेरॉन्स, एंटीवायरल प्रोटीन्स बनते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल टू प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल। इन्नेट इम्यूनिटी सिंस बर्थ है, नॉन स्पेसिफिक है और कोई मेमोरी नहीं होती है। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं आफ्टर बर्थ,
जैसे जैसे बीमार होते हैं वैसे वैसे इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसमें मेमोरी होती है और वो स्पेसिफिक होगी टू द पैथोजन। और फिर हमने बात की थी अपने इम्यून सिस्टम की, और हमने कहा था कि हमारे इम्यून सिस्टम में, ये लास्ट क्लास है, हमारे इम्यून सिस्टम में लिम्फोसाइट्स यानी सेल्स हैं, उनसे लिम्फॉइड टिश्यू बनेगा, उनसे लिम्फॉइड ऑर्गन बनेंगे और उससे पूरा सिस्टम बनता है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स को हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को मैंने कहा था ऐसा समझ लो कि ये यहां पर सोल्जर्स की, सिपाही की भर्ती होती है और उनकी ट्रेनिंग होती है। इसमें रेड बोन मैरो है जहां पे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट फॉर्म होंगे और बी लिम्फोसाइट को मैच्योर यानी लड़ना भी यहीं सिखाया जाएगा। बट टी लिम्फोसाइट फॉर्म तो होंगे बोन मैरो के अंदर, बट उसके बाद वो थाइमस, यहां पर एक ग्लैंड है, वहां जाएंगे और वहां उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी। यानी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का मतलब है या तो फॉर्मेशन हो प्लस माइनस डिफरेंशिएशन हो, यानी यहां पर उन्हें एंटीजन, दुश्मन के लिए सेंसिटिव बनाया जाएगा, लड़ना सिखाया जाएगा। ये थे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, रेड बोन मैरो एंड थाइमस। लेकिन लड़ाई कभी भी ट्रेनिंग सेंटर पर नहीं होती। उसके बाद सोल्जर्स को यानी लिम्फोसाइट्स को वहां भेज दिया जाएगा जो बॉर्डर एरियाज हैं, जहां पे दुश्मन पैथोजन आने वाला है। जैसे अगर मुंह से आपने कुछ खाया है तो टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, स्प्लीन, इन एरियाज में पैथोजन आएगा। या जो है अपने लिम्फ नोड्स में पैथोजेंस आएंगे। क्या होता है मैं आज सब सिखाऊंगी। यहां पर एक्चुअली ये ट्रेन्ड बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जब एक्चुअली दुश्मन आएगा, पैथोजन आएगा, उसके साथ इंटरैक्ट करेंगे, उसे मारेंगे, खत्म करेंगे, ये है साइट ऑफ इंटरैक्शन। अब यहां पर इफेक्ट शो होगा और हम बचेंगे बीमार होने से। सो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बोन मैरो एंड थाइमस है और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और माल्ट मैंने लिखवाया था आपको। आज हम सबसे पहले इनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, इन सारे ऑर्गन्स की डिटेल्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम आएंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। इतना सबको क्लियर है? सबको रिवाइज हो गया? तो जल्दी से एक यस या थम्स अप मुझे दे दो। आइए अब हमें एक एक करके इन सबको पढ़ना है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो बोन मैरो। ऑफ कोर्स यहां पर हम रेड बोन मैरो की बात कर रहे हैं। येलो बोन मैरो भी होती है बेटा हड्डी के अंदर, पर वहां पे फैट स्टोर होता है। सो बोन मैरो, चलिए लिख लीजिए बोन मैरो। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ओरिजिन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। स्टूडेंट्स मैं आपको जब 11th पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और डब्ल्यूबीसी होते हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर ही लिम्फोसाइट है एक टाइप। तो जितने भी ब्लड सेल हैं, ऑल आरबीसी, ऑल प्लेटलेट्स, ऑल डब्ल्यूबीसी, सब कुछ इसी रेड बोन मैरो के अंदर ही बनता है। सो इट इज ओरिजिन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। अब इस चैप्टर में हमें लिम्फोसाइट से मतलब है, वो 2 टाइप्स के होते हैं, बी एंड टी। तो यहां पर बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होगा, मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, तभी तो उन्हें बी बोल रहे हैं, बी बोन मैरो। ऐसा नहीं है एक्चुअली, ये बी वर्ड कहां से आया है अभी आपको बताती हूं। सो मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। एक्चुअली बेटा चिड़िया के अंदर एक ऑर्गन होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस, बर्सा ऑफ फैब्रिकस, ये वर्ड वहां से आया है, हालांकि अपनी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। बर्सा ऑफ फैब्रिकस इन बर्ड्स, वहां पर बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं, तो वहां से ये वर्ड आया है। पर आप ऐसा याद रख लो, बी से बोन मैरो, बी से बी लिम्फोसाइट, यहां पर बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होंगे। इस मैच्योर होने का क्या मतलब है ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। चलिए, यानी बोन मैरो के अंदर आरबीसी बनेगा, प्लेटलेट में ब्लड में डाल दिया जाएगा, प्लेटलेट्स बनेंगे, ब्लड में डाल दिए जाएंगे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ाऊंगी, और जितने भी डब्ल्यूबीसीज बनेंगे ब्लड में डाल दिए जाएंगे, बी लिम्फोसाइट्स को ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी। अब आते हैं हम थाइमस पे। थाइमस, अब थाइमस कहां होता है समझो। थाइमस बेटा लोब्ड ऑर्गन है, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा लोब्स होते हैं।
हार्ट के पास होता है। देखो यहां हाथ लगाओ सब, ये अपनी चेस्ट बोन है, इसे ब्रेस्ट बोन भी बोल सकते हैं। इस एरिया में ब्रेस्ट होता है, यहां आके खत्म हो रही है हड्डी। अगर आपको 11th पढ़ा हो तो इसे स्टर्नम कहते हैं। इसके अंदर की तरफ, पीछे की तरफ, हार्ट के पास, यहां लेफ्ट साइड में हार्ट है, सो इट इज अ लोब्ड ऑर्गन। हार्ट के पास है ये, नियर हार्ट, बीनीथ ब्रेस्ट बोन। एनसीईआरटी में ब्रेस्ट बोन यहां पर लिखा है इस चैप्टर में, वैसे ये चेस्ट बोन भी कहलाती है और वैसे इसका नाम है स्टर्नम। तो बेटा बहुत सिंपल है, इस जगह पर जहां मैंने माइक लगाया हुआ है तकरीबन इसी जगह पर थाइमस नाम का एक ग्लैंड होता है। लोब्ड है, हार्ट के पास है और ब्रेस्ट बोन के नीचे है। अब ये जो है यहां पर टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर किए जाते हैं, यानी टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म होंगे बोन मैरो में, फिर ब्लड में डाले जाएंगे, ब्लड से घूमते फिरते थाइमस में आएंगे और यहां उनकी ट्रेनिंग होगी। सो यहां पर होगा मैच्यूरेशन या डिफरेंशिएशन, एक ही बात है, मैच्यूरेशन या डिफरेंशिएशन, उन्हें सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी ऑफ टी लिम्फोसाइट। और बेटा इसीलिए टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट कहते हैं। टी का मतलब है थाइमस, टी का मतलब है थाइमस, यहां से आया है ये मैच्यूरेशन। अब ये ग्लैंड जो है ये बर्थ पे बहुत बड़ा होता है और जैसे जैसे एज होती है ये छोटा होता जाता है और प्यूबर्टी तक आते आते ये बहुत छोटा हो जाता है। इस पे हजारों बार क्वेश्चन आता है, इसीलिए हमारी इम्यूनिटी भी एज के साथ कम होती जाती है। आप इतना लिखो, फिर मैं इस पॉइंट को लिखवाती हूं। सो लार्ज एट बर्थ, then keeps on reducing in size with age, बर्थ पे बहुत बड़ा है, रिड्यूस होगा विथ एज, एंड बाय द टाइम प्यूबर्टी comes, it is reduced to very small size. इस पे काफी कॉमनली क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि प्यूबर्टी तक आते आते ये बहुत छोटा हो जाता है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्चुअली यहां से एक हार्मोन बनता है, यहां नहीं दिया एनसीईआरटी में, बट यहां से एक हार्मोन बनता है, थाइमोसिन हार्मोन। इसे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं। वो हार्मोन हेल्प करता है टी लिम्फोसाइट के मैच्यूरेशन में। ये इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में यहां पर नहीं दी गई है, लिख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसे ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट या थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी कहते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा है, इम्यूनिटी का सरताज, क्यों अभी समझाऊंगी। थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी और थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी या ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। इसमें से ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी सब कुछ एनसीईआरटी में है। कर लिया नोट सबने? जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ेंगे फिर। आइए अब हम नेक्स्ट लिखते हैं सेकेंडरी के अंदर स्प्लीन। स्प्लीन बेटा जिसे तिल्ली कहते हैं, एक्चुअली पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया जाता था कि अगर सपोज करिए ये डायफ्राम है, ठीक है, इधर बेटा अपना लिवर आता है, डायफ्राम के ठीक नीचे राइट साइड में, यहां पे अपना स्टमक आता है, स्टमक, और किडनी, ये जो स्प्लीन है ये स्टमक के भी लेफ्ट साइड में यहां पे रहता है, इधर पे। मतलब अगर मैं स्टमक जो एब्डोमेन है डायफ्राम के नीचे से 4 हिस्सों में बांटू तो स्टमक अपर साइड में लेफ्ट साइड में होता है, उसके भी और लेफ्ट साइड में स्प्लीन होती है, उसके भी और लेफ्ट साइड में। आपको नहीं भी याद रखना मत करो, पर काफी बड़ा ऑर्गन है
और किडनी शेप का है, बीन शेप का है, बीन शेप्ड ऑर्गन। लार्ज है, बीन शेप्ड ऑर्गन है, बीन शेप, इसका शेप इंपॉर्टेंट है, इसे स्मॉल लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके अंदर होता क्या है, इट कंटेन्स, यहां पर भी बेटा लिम्फोसाइट्स आएंगे, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, झगड़ा करने, लड़ाई करने। एक्चुअली हम जब खाना खाएंगे या ब्लड के थ्रू कैसे भी, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, चाहे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो, कुल मिलाकर अगर कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, वायरस ब्लड में आ गया तो भाई वो ब्लड स्प्लीन को, एक आर्टरी जारी होगी उसके थ्रू स्प्लीन में पहुंच जाएगा, और स्प्लीन के अंदर गुच्छे, ग्रुप्स हैं लिम्फोसाइट्स के, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, वो उनसे झगड़ा करके उन्हें मार देंगे। और यहां पर साथ में बेटा फैगोसाइट्स भी होते हैं। फैगोसाइट्स कौन से होते हैं, जरा चैट बॉक्स में लिख कर बताओ मुझे। जो सेल को खा जाएंगे, सूडोपोडिया बनाकर उसे अंदर लेके लाइसोसोम के एंजाइम्स के साथ डाइजेस्ट करेंगे। कौन से वाले सेल्स को फैगोसाइट्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो इसके पास लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स होते हैं, और जो भी ब्लड के अंदर पैथोजेंस आते हैं, बीमारी करने वाले, उन्हें ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी एक तरह से ये ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, आरबीसी को नहीं बोलते फैगोसाइट। प्रवीण कैसे, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं लिखनी है। कौन से, गौसिया ने सही लिखा है, मैक्रोफेजेस फैगोसिटिक होते हैं। नहीं वैष्णवी, पूरा डब्ल्यूबीसी नहीं लिख सकते आप लोग, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। डब्ल्यूबीसी पूरा नहीं लिख सकते, डब्ल्यूबीसी के अंदर भी मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल ये फैगोसिटिक होते हैं, और टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेस फैगोसिटिक होते हैं, वो सब स्प्लीन के अंदर भी होते हैं। ये ब्लड फिल्टर की तरह काम करेगी, ब्लड में जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उन्हें मार देगा। So it acts as blood filter by trapping blood-borne microorganism। ब्लड के थ्रू जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, जो बीमारियां करेंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हार्मफुल हैं, उन्हें इनके या तो फैगोसाइट्स खा जाते हैं, या इनके लिम्फोसाइट सिखाऊंगी, बंदूक की गोली मारकर आज सिखाऊंगी, या तलवार घोंपकर मार देंगे। यानी ये ब्लड फिल्टर की तरह काम कर रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक पहले बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया करता था कि अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड लॉस भी हुआ है, लेकिन फिर भी वो मरता नहीं है, क्यों? एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर जब ब्लड लॉस होगा तो आरबीसी का भी लॉस होगा, और आरबीसी का लॉस होगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा टिश्यूज तक, गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। लेकिन हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा आरबीसीज स्प्लीन के अंदर रहते हैं। जैसे ब्लड बैंक होता है जहां पे ब्लड स्टोर करते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है तो ब्लड डोनेट करने के लिए वहां से लाते हैं, ऐसे ये आरबीसी बैंक है, रिजर्वॉयर ऑफ आरबीसी, यानी एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल। बेटा इसीलिए इसे ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं, कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। इसके अंदर एक्स्ट्रा आरबीसीज स्टोर्ड रहते हैं, एक्स्ट्रा आरबीसीज। इसके अलावा हम पढ़ते हैं ये सब 11th क्लास के अंदर कि जब आरबीसीज फॉर्म होते हैं रेड बोन मैरो में, उन्हें ब्लड में डाल दिया जाता है। एक आरबीसी की 4 महीने यानी 120 डेज, एक मंथ में 30 डेज, 30 into 4, 120 डेज की लाइफ होती है। बेटा आरबीसी कभी डिवाइड करके 2 नए आरबीसीज नहीं बनाता, हर बार आरबीसी बोन मैरो का स्टेम सेल बनाता है, और आरबीसी मर जाता है 120 दिन के बाद। एक्चुअली वो आरबीसी ब्लड के थ्रू स्प्लीन में जाता है और स्प्लीन उसे खत्म कर देती है। यानी जो कब्र बन रही है आरबीसी की वो यहीं बन रही है। आप सबने बिल्कुल सही कहा है, इट इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। कब्रिस्तान है ये आरबीसी का, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मैं यहां लिख देती हूं, डिस्ट्रॉय आरबीसी आफ्टर लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। जब 120 दिन पूरे हो जाते हैं, इनकी जिंदगी पूरी हो जाती है, तो स्प्लीन में मर जाते हैं। एक्चुअली लिवर में जाके भी डिस्ट्रॉय होते हैं आरबीसी, पर ग्रेवयार्ड स्प्लीन को ही कहा जाता है। तो बेटा ग्रेवयार्ड है, ब्लड बैंक है, आरबीसी को स्टोर कर रहा है। ये इम्यूनिटी से रिलेटेड नहीं है, ये अलग पॉइंट्स है।
और इम्यूनिटी से रिलेटेड ये कि ब्लड के थ्रू जो भी पैथोजेंस आएंगे उन्हें फिल्टर करेगा। फैगोसाइट्स या तो उसे खा जाएंगे या लिम्फोसाइट्स, अभी हम सीखेंगे, उस तरह से मार दिए जाएंगे। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो डायरेक्ट मुकाबला करेगा, सामना करेगा दुश्मन का। चलिए, अब टॉन्सिल्स की डिटेल स्टूडेंट्स हम नहीं पढ़ेंगे। टॉन्सिल्स भी लिम्फॉइड टिश्यू होता है। जब हम खाने में कुछ खाते हैं तो यहाँ पे हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, अलग अलग तरह के टॉन्सिल्स। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाते थे, अब वो डिलीट हो चुका है। तो वहां पर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट से वो उनका सामना करके, मुकाबला करके मार देते हैं। पेयर्स पैचेस भी नहीं पढ़ाऊंगी, ये भी स्मॉल इंटेस्टीन में लिम्फॉइड टिश्यू का ग्रुप है। यहां भी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट है। खाने के थ्रू अगर टॉन्सिल से कोई बच भी गए हैं तो यहां जाकर उन्हें मार दिया जाता है। अपेंडिक्स भी हम वहीं पढ़ते थे, हमें नहीं पढ़ना है। स्प्लीन हमने पढ़ लिया, अब हम माल्ट लिखते हैं। लिखिए माल्ट। माल्ट, पहले हम माल्ट का फुल फॉर्म लिख लेते हैं। म्यूकोजा, इसके फुल फॉर्म पे भी कई बार नीट में क्वेश्चन आया है। म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, सुनिए। आप सबको पता है 3 मेन रास्ते हैं जहां से दुश्मन पैथोजन बॉडी में एंटर करता है। खाने के थ्रू यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, नाक के थ्रू यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या यूरिन या जेनाइटल यानी यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यहां पर म्यूकोजा की कोटिंग भी थी, आपको याद है, ताकि वो ट्रैप कर ले पैथोजेंस को। तो इसी तरह बेटा इनकी जो लाइनिंग है वहां पे लिम्फॉइड टिश्यू भी है, यानी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इस पूरे जीआईटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट वो भी रहते हैं। म्यूकोजा तो है ही, स्किन म्यूकोजा वो अलग है, वो तो इन्नेट इम्यूनिटी है, पहला बैरियर, फर्स्ट बैरियर। पर यहां पर लिम्फोसाइट्स भी रहते हैं इसकी लाइनिंग के अंदर। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, कोई पैथोजन यहां से आ रहा है तो उसे मार देंगे। आया समझ में? म्यूकोजा के साथ एसोसिएटेड। सो लिम्फॉइड टिश्यू लोकेटेड विद इन, ये क्या है? इट इज लिम्फॉइड टिश्यू लोकेटेड विद इन लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स। कौन कौन से हैं मेजर ट्रैक्ट्स जहां से दुश्मन आएगा? वही 3 जो हमने पढ़े हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रास्ते से आएगा यानी मुंह से, या रेस्पिरेटरी यानी नाक से, हवा के थ्रू, एयर के थ्रू, फूड वाटर के थ्रू, या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो इनमें म्यूकोजा जो है उस लाइनिंग में साथ में ये भी मिलता है, माल्ट। म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, रेस्पिरेटरी, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स अगर हम टोटल लिम्फॉइड टिश्यू की बात करें पूरी बॉडी में, स्प्लीन, टॉन्सिल, अपेंडिक्स, पेयर्स पैचेस, सब में टोटल मिला के, तो 50% इन म्यूकोजा से एसोसिएटेड है। 50% ऑफ टोटल लिम्फॉइड टिश्यू इज एसोसिएटेड विथ म्यूकोजा। सो इट कॉन्स्टिट्यूट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इट कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। हमारे अंदर अगर 100 मिलीग्राम, एक एग्जांपल बता रही हूं, टोटल लिम्फॉइड टिश्यू है जिसमें बी, टी लिम्फोसाइट्स हैं, तो 50% जो है वो म्यूकोजा के साथ जुड़ा है। हो गया माल्ट। चलिए अब आइए, एक और बचा है, दैट इज लिम्फ नोड्स। बेटा देखो, लिम्फ नोड्स शायद आपको बहुत अच्छे से ना समझा पाऊं अभी, क्योंकि शायद आप में से काफियों लोगों को लिम्फ नहीं आता होगा। एक मोटी मोटी बात बताती हूँ, फुल कंसंट्रेशन से सुनना। लिखवाऊंगी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन क्लास 11th में। एक्चुअली होता क्या है देखो, समझो। कैपिलरी से जब ब्लड की चीजों को टिश्यू में आना है, सिंपल डिफ्यूजन से आते हैं। जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत है, अमीनो एसिड्स बहुत हैं, ऑक्सीजन बहुत है, तो वो टिश्यूज के पास आ जाएंगे।
और टिश्यूज के पास CO2 है, वेस्ट है, वो ब्लड में चले जाएंगे और फिर वो हार्ट के थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। ये कहानी चलती रहती है, हर ऑर्गन को आर्टरी और आर्टरी फिर कैपिलरी में डिवाइड होती रहती है। अब होता क्या है बेटा, जब कैपिलरी यानी ब्लड वेसल से ब्लड फिल्टर होता है, आरबीसी बहुत बड़े होते हैं, प्लेटलेट्स बड़े होते हैं, ये फिल्टर नहीं होते। हाँ, WBC फिल्टर हो जाते हैं काफी सारे, और जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा वो भी फिल्टर हो जाता है। तो जो फ्लूइड फिल्टर होता है, अब हम उसे ब्लड नहीं कह सकते क्योंकि उसमें आरबीसी, प्लेटलेट, काफी सारे WBC वो नहीं भी हैं, तो उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। अब होता क्या है समझो, मान लो एक कैंसर का सेल है या मान लो एक बैक्टीरिया है, वायरस है, मैं नहीं चाहती कि वो ब्लड में जाए, ऑर्गन से, टिश्यू से, ऑर्गन से ब्लड में जाए, क्योंकि अगर वो ब्लड में गया तो वो हार्ट में पहुंचेगा और हार्ट से फिर सारे बॉडी के ऑर्गन्स में पहुंच सकता है। मैं नहीं चाहती, मैं तो चाहती हूं इसे गुंडों से पिटवा के मरवा दूं। तो होगा क्या, वो जो कैंसर का सेल है या बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, उसे क्या होता है समझना, बनाना मत अभी। जैसे मान लो ये ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड है, ये मान लो ऑर्गन है जिसमें टिश्यू है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन यहां भेज दिया, वेस्ट CO2 यहां भेज दी, लेकिन वो जिसे मुझे पिटवाना है उसे मैं यहां डाल दूंगी, बस ब्लड तक नहीं डालूंगी यहां पे, जैसे कैंसर सेल्स हैं, पैथोजेंस हैं, और बेटा यहां से एक सेपरेट वेसल निकलेगी उसे लेकर, इस वेसल को लिम्फ वेसल कहते हैं। और इसके अंदर जैसे ही ये इंटरस्टिशियल बीच वाला फ्लूइड पहुंचेगा, इसे अब लिम्फ कहने लगते हैं। और इसके रास्ते में जगह जगह पर मैंने स्टेशंस बना दिए BT लिम्फोसाइट के। तो ये जो बैक्टीरिया, वायरस, कैंसर सेल्स मैं नहीं चाहती ब्लड में डालूं, क्योंकि ब्लड से तो हार्ट में जाएंगे। याद है वेन्स, वेन से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अयोटा, पूरी बॉडी में आर्टरीज के थ्रू जा सकते हैं। तो मैंने उन्हें यहाँ साइड में निकाला और यहां मैंने गुंडे छोड़ दिए BT लिम्फोसाइट्स, और उन्होंने उन्हें मार दिया, खत्म कर दिया, और अल्टीमेटली फिर ये वेन में ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन बीच रास्ते में टपका दिया। ये होता है लिम्फ। तो ये जो बीच बीच के स्टेशन है ना, टुकड़ियां जहां पे मैंने BT लिम्फोसाइट को स्टेशन किया है, इन्हें लिम्फ नोड्स कहते हैं। हमारे पूरी बॉडी में लिम्फ वेसल्स हैं और जगह जगह पर ऐसे नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स, जहां पर बहुत सारे B और T लिम्फोसाइट्स को ट्रेनिंग देकर भेज दिया गया है। B लिम्फोसाइट को बोन मैरो में ट्रेनिंग मिली है, T लिम्फोसाइट को थाइमस में ट्रेनिंग मिली है, इन सबको लिम्फ नोड्स में पहुंचा दिया गया है, ताकि जब यहां पर दुश्मन आए तो ये उसको मार दे। मजे आए? ठीक है, इसकी डिटेल्स में और आपको बॉडी फ्लूइड्स में बताऊंगी, पर ये बेसिक मैंने आपको समझाया है। तो आइए अब हम लिम्फ नोड्स की थ्योरी एक बार लिख लेते हैं। सो दे आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, जैसे हॉलो कर देंगे गलत हो जाएगा, लोकेटेड at different points along lymphatic system, located at different points along lymphatic system। पूरा जो lymphatic system है, जिसमें lymphatic vessels हैं, जिनके अंदर लिम्फ भरा है, उसमें अलग अलग जगह पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर छोटे छोटे, बेटा इसे लार्ज लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा, स्प्लीन लार्ज है, ये स्मॉल है, सॉलिड है, along lymphatic system है, यहां पर भी वही लिम्फोसाइट्स। ये क्या करेंगे, दे ट्रैप माइक्रोब्स और एंटीजन्स। अभी समझाऊंगी एंटीजन, अभी तो ऐसा समझ लो जो भी बीमारी कर रहा है, ठीक है, जो भी बीमारी कर रहा है, वायरस, बैक्टीरिया, जो भी कर रहा है, which gets into lymph and tissue fluid। बेटा वो जो बीच बीच का फ्लूइड था उसे इंटरस्टिशियल या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। उसी टिश्यू फ्लूइड के अंदर हमने माइक्रोब्स, कैंसर सेल्स को डाल दिया, और वही टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फैटिक वेसल में आएगा तो उसे लिम्फ कहेंगे। यानी जब लिम्फ के अंदर या टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो भी माइक्रोब्स, एंटीजेंस वगैरह आए, जो भी आए, जो भी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वहां गुंडों का अटैक हो जाएगा, BT लिम्फोसाइट सोल्जर्स का अटैक हो जाएगा इन गुंडों के ऊपर। यानी
हम ऐसा कह सकते हैं। चलो इतना ही बहुत है, आ जाओ एक बार अपनी एनसीईआरटी सब लोग निकालिए। प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी, लेट्स मास्टर एनसीईआरटी। सब लोग आ जाओ 7.2.7 पर, इम्यून सिस्टम इन बॉडी। ये मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको मार्क करवा चुकी हूं, RRR मैंने बताया था, रिकॉग्नाइज, रिस्पॉन्ड, रिमेंबर। सिस्टम के अंदर ऑर्गन, टिश्यू, सेल एंड एंटीबॉडीज आएंगे। एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में रोल है, ये भी बता दिया था मैंने आपको। चलो प्राइमरी पहले हम बात करते हैं। जहां ओरिजिन और मैचुरेशन होगा वो प्राइमरी है, और जहां फिर वो मल्टीप्लाई करके लड़ेंगे वो सेकेंडरी है। तो प्राइमरी के अंदर बोन मैरो एंड थाइमस आते हैं। यहां पर इमैच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट होंगे एंड एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में चेंज होंगे। फिर मैचुरेशन के बाद, बेटा लास्ट क्लास में माइक बता दिया है, ये सब मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है, ये पूरा ये सब मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है। चलो आ जाओ, आज अपन यहां से पढ़ रहे हैं बोन मैरो। मार्क करिए सब, बोन मैरो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है, यानी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। यहां पे सारे ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यानी इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। इन्होंने नहीं लिखा पर यहां पर बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं। अब थाइमस लोब्ड ऑर्गन है, हार्ट के पास है, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। थाइमस लार्ज है बर्थ पर, रिड्यूस होगा विथ एज, और प्यूबर्टी तक आते आते वेरी स्मॉल साइज हो जाएगा। ये दोनों प्राइमरी यानी बोन मैरो और थाइमस जो हैं, यहां पर डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन होगा। बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट का, थाइमस में टी लिम्फोसाइट का। नेक्स्ट है स्प्लीन। स्प्लीन लार्ज है, बीन शेप्ड है, यहां पे लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स हैं। ये ब्लड का फिल्टर है, जितने भी ब्लड में माइक्रोब्स हैं उसे फिल्टर करेगी। रिजर्वॉयर है आरबीसी का, यानी ब्लड बैंक है और ग्रेवयार्ड भी है। अब लिम्फ नोड्स, ये छोटे छोटे सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर हैं। लिम्फ नोड्स ट्रैप करेंगे जो भी माइक्रोब्स या एंटीजेंस जो भी लिम्फ में या टिश्यू फ्लूइड में आ गए, यानी जो भी एंटीजेंस लिम्फ नोड में ट्रैप हो गए हैं वो क्या करेंगे, वो वहां पर जो बीटी लिम्फोसाइट्स हैं उन्हें एक्टिवेट करेंगे और इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। कैसे आएगा वो भी हम लिखेंगे। लिम्फोइड टिश्यू लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में भी है, जिसे बोलते हैं म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू यानी माल्ट, और ये 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू इन द बॉडी बनाता है। मार्क करिए सब लोग, जब मार्क कर लें तो मुझे यस या थम्स अप भेज दीजिए एक बार। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि जो एंटीजेंस यानी बीमारी करने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं वो हमने टिश्यू फ्लूइड में डाले, वहां से लिम्फ में गए और वहां से लिम्फ नोड में पहुंचे, ट्रैप्ड इन लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड में पहुंचने के बाद में इन्हें देखकर हमारे सोल्जर्स एक्टिवेट हो गए, यानी इनके कारण हुआ एक्टिवेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। पहले ही पहुंचा दिए गए थे बेटा, माइग्रेट कर दिए गए हैं, और अब आएगा इम्यून रिस्पॉन्स, यानी इन्हें खत्म किया जाएगा या तो बंदूक की गोली बुलेट से या तलवार मार के। इम्यून रिस्पॉन्स एनसीईआरटी की लाइन को हमने फ्लो चार्ट की तरह कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहां हमने अपने इम्यून सिस्टम को समझा। बेटा मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं, एक्चुअली हमारी बोन मैरो में भी अलग अलग मदर सेल्स हैं जिनसे आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी बनते हैं। फिर डब्ल्यूबीसी में भी अलग अलग तरह के सेल्स हैं। हाँ, अपन इतना लिख लेते हैं, ऑल सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स। ये अपन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में लिम्फोसाइट्स पर फोकस करना है, तो इसमें आरबीसी, सारे डब्ल्यूबीसी और सारे प्लेटलेट्स यही बनते हैं। हमें डब्ल्यूबीसी में भी लिम्फोसाइट पे फोकस करना है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, चल।
आइए इस डायग्राम को देखते हैं एक बार फिर से। अपनी एनसीईआरटी ओपन करो। लिम्फ नोड्स शो हो रहे हैं बेटा। इसकी लेबलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। इधर थाइमस है, ये तो हम बना लेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहां हार्ट के पास, ब्रेस्ट बोन के नीचे। अब ये देखो, ये लिम्फ नोड्स हैं, ये लिम्फ नोड्स हैं, और ये पूरी लिम्फेटिक वेसल्स हैं। और लिम्फेटिक वेसल में जगह जगह पर, बुक में ध्यान से देखो, ब्लू ब्लू कलर की ये जो गठाने दिख रही हैं आपको बेटा, ये नोड्स हैं। यहां पर बी टी लिम्फोसाइट्स का स्टेशन है, बहुत सारे हैं। यहां क्या ध्यान रखना है, लेबलिंग ध्यान रखना, उल्टी लेबल मत कर देना, क्योंकि एज इट इज एनसीईआरटी के डायग्राम पर बेस्ड ही आएगा। चलो अब आ जाओ, हम स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। एड्स, तो इसे हम हटा देते हैं और अब हम हेडिंग डालेंगे बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे। अब मैं यहां पे 3 पॉइंट्स दोबारा नहीं लिखवाऊंगी। एक्वायर्ड जो जन्म के बाद, बर्थ के बाद पूरी लाइफ में हम एक्वायर करेंगे, ये स्पेसिफिक होगी। जो दुश्मन आएगा उसके खिलाफ इम्यूनिटी होगी, और इसमें याददाश्त होगी, मेमोरी होगी, ताकि दोबारा से गड़बड़ ना हो। हाँ बेटा, लसिका लिम्फ को कहते हैं, लिम्फ को हिंदी में कहते हैं। अब मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि या तो बंदूक की गोली बुलेट से मारेंगे या तलवार घोंप के मारेंगे। आओ इसका क्या मतलब है। हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी 2 टाइप्स की है। एक होती है जिसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, अभी सब सिखाऊंगी आपको। और दूसरी होती है जिसे कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। बेटा देखो, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है AMI, यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। मैं आपको अभी बताऊंगी कि एक्चुअली जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स, वो तलवार घोंप के मारते हैं सीधे, यानी दिस इज बाय टी लिम्फोसाइट्स। कैसे होगा अभी हम सब सीखेंगे, डोंट वरी। जो फॉर्म हुए हैं बोन मैरो में, पर मैच्योर होंगे थाइमस में, और फिर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में लड़ने जाएंगे। और दिस इज बाय, जो मैं आपको बोल रही हूं बार बार, बंदूक की गोली बुलेट्स बनाएंगे बेटा, उन बुलेट्स को एंटीबॉडी कहेंगे। यहां तो डायरेक्ट सेल को मारा जाएगा तो सेल मीडिएटेड, या एंटीबॉडी बुलेट्स बनाई जाएंगी बाय बी लिम्फोसाइट्स। कैसे, अभी सब समझ आएगा। अब ये जो एंटीबॉडीज बनेंगी ना, एंटीबॉडीज ये कहां जाएंगी, ये हमारे ब्लड में बनती है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा, हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, लिक्विड पार्ट, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। किसी को आइडिया है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। किसी को याद है? इसमें से फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब कट लगता है, ब्लीडिंग होती है, तो खून का थक्का बनाने में। एल्ब्यूमिन हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, नॉर्मल रखता है। और ग्लोब्यूलिन में वो जो गामा ग्लोब्यूलिन, एक तरह का प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, वही एंटीबॉडी बनाता है जो दुश्मन को मारेगा, जो बंदूक की गोली है। यानी एंटीबॉडीज जो होंगी, एंटीबॉडीज दे आर प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड्स। और वो भी कौन सा बॉडी फ्लूइड? पर्टिकुलरली ब्लड। और बेटा ब्लड को, बॉडी फ्लूइड को ह्यूमर कहते हैं, ह्यूमर। क्या है ये एंटीबॉडी? ये गामा ग्लोब्यूलिन प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन, गामा ग्लोब्यूलिन। एंटीबॉडी क्या है? गामा ग्लोब्यूलिन है। ये कहां मिलता है? ये बॉडी के फ्लूइड में, यानी ब्लड में मिलता है। और बॉडी के फ्लूइड के लिए ह्यूमर वर्ड यूज करते हैं। इसीलिए
AMI also called ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इसी का दूसरा नाम है बेटा ह्यूमोरल इम्यूनिटी, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी और एंटीबॉडीज बॉडी के फ्लूइड में मिलेंगी, ब्लड में मिलेंगी, तो इसका नाम है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो एक है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसी का दूसरा नाम है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज बनेंगी और एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में यानी बॉडी के फ्लूइड में रहती हैं और उसे हम ह्यूमर कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा सेल मीडिएटेड, जिसे अभी हम समझेंगे, हम सब पढ़ेंगे। पहले इतना लिखो, लिखिए, इतना लिखिए। चलो, अब स्टूडेंट्स ये सब पढ़ाने के पहले मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रही हूं, एंटीजन, क्योंकि इसका नाम कई बार आ गया है। एंटीजन क्या है? कोई भी ऐसा बॉडी के बाहर का सब्सटेंस जो अगर बॉडी में आया तो इम्यून सिस्टम घबराएगा, बोलेगा ये तो कुछ बाहर का दुश्मन आ गया है, और वो उसे मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाए। एंटीबॉडी है बुलेट, बंदूक की गोली, और एंटीजन है दुश्मन। तो एंटीजन नाम कैसे पड़ा? एंटीबॉडी जेनरेटिंग। जो भी एंटीबॉडी बनवा दे उसे कहेंगे एंटीजन, एंटीबॉडी जेनरेटिंग सब्सटेंस। फॉरेन सब्सटेंस है बेटा, बॉडी के बाहर का सब्सटेंस है ये। बॉडी, हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानती है, हमने पढ़ा था ऑटो इम्यूनिटी में, हायर वर्टिब्रेट्स में। तो जो बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो भी आ रहा है, अगर इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जेनरेट की तो उसे कहेंगे एंटीजन। एंटीजन मतलब जो एंटीबॉडी बनवा दे। अब एंटीजन कैसा भी हो सकता है एक पूरा का पूरा जो बैक्टीरिया या वायरस आया है, होल ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वो एंटीबॉडी बनवा दे तो हम कहेंगे होल ऑर्गेनिज्म इज एंटीजेनिक। हम ऐसा कहेंगे ए सिचुएशन। पर कभी कभी क्या होता है बेटा, ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म है ये हार्मफुल नहीं होता, इसके सरफेस पर कोई प्रोटीन लगा है, कोई प्रोटीन लगा है, वो खतरनाक है। जैसे टेटनस का बैक्टीरिया पूरा हार्मफुल नहीं होता, टेटनस के बैक्टीरिया पे सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो एंटीबॉडी बनवाते हैं, उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, यानी सरफेस प्रोटीन्स आर एंटीजेनिक। होल ऑर्गेनिज्म में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बेचारा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है जो गड़बड़ कर रहा है, सरफेस प्रोटीन्स। और कभी कभी ऐसा भी होता है, थर्ड केस, कि कोई सरफेस पे प्रोटीन नहीं है बट ये कुछ टॉक्सिक जहरीले केमिकल्स रिलीज करता है, वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाती है, इम्यून सिस्टम बंदूक की गोली बनाएगा उसे मारने के लिए। टेटनस में ऐसा भी होता है। इवन जो हेपेटाइटिस बी का वायरस होता है बेटा, वो होल पूरा वायरस हार्मफुल नहीं है, उसके सरफेस पे प्रोटीन्स हैं, सरफेस पे एंटीजेंस हैं, वो हमारे लिए खतरनाक होते हैं। और टेटनस के अंदर वो केमिकल्स निकालता है, टॉक्सिक प्रोटीन्स, टॉक्सिक प्रोटीन्स सिक्रीटेड बाय देम आर एंटीजेनिक। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं अपन, यानी एक बात अपने दिमाग में अच्छे से समझ लो कि एंटीजन का मतलब है कोई भी बाहर का हार्मफुल चीज बॉडी में आना।
वो कुछ भी हो सकती है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, कोई एलर्जेंस जो हैं, धूल हो सकती है, वो भी तो वही है, वो भी तो एंटीजन है जिसके खिलाफ इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होकर IgE टाइप की एंटीबॉडीज ढेर सारी बना रहा है। तो बेटा एंटीजन कुछ भी जो भी बॉडी के अंदर आए, इम्यून सिस्टम उसे हार्मफुल करार दे कि ये हमारा दुश्मन है, भले ही होल ऑर्गेनिज्म, भले ही सरफेस प्रोटीन, भले ही जो टॉक्सिक प्रोटीन्स केमिकल्स निकाल रहा है, और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए तो उसे एंटीजन बोल देंगे। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल इजी है। चल, अब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में अटैच होते हैं। एक बात समझो हमेशा, जैसे सपोज करो, अभी मैं बनवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, सपोज करो ये एक एंटीबॉडी है, मान लो, मैं अब सिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में बेटा, ठीक है। एंटीबॉडी के पास क्या रहता है, ऐसी एक जगह रहती है। चलो अभी आप ऐसा समझो कि मान लो ये एक एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी, और मान लो यहां पर आकर एंटीजन जुड़ा, ये एंटीजन जुड़ा, ये जुड़ा, सपोज करो ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करते हैं, तभी फिर एंटीबॉडी एंटीजन को खत्म करती है, हम सीखेंगे। तो बेटा एंटीबॉडी का एरिया जहां पर एंटीजन जुड़ेगा उसे पैराटोप कहते हैं, मैं सिखाऊंगी अगली क्लास में। और एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से जुड़ रहा है उसे एपिटोप कहते हैं। ये दो वर्ड्स मैंने इंट्रोड्यूस करे हैं, मैंने बोला एपिटोप और मैंने बोला पैराटोप। क्वेश्चंस आते हैं, पैराटोप तो एनसीईआरटी में भी है। एपिटोप क्या है? एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से अटैच होगा। और पैराटोप क्या है? एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन से अटैच होगा। आ रहा है समझ में डिफरेंस दोनों में? एपिटोप एंड पैराटोप। सो दिस इज एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, जो एंटीबॉडी के साथ जुड़ेगी, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑन एंटीजन, और ये हो जाएगा एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का वो एरिया जहां एंटीजन अटैच होगा वो पैराटोप है, और एंटीजन का वो एरिया जहां एंटीबॉडी अटैच होगी उसे एपिटोप कहते हैं। बेटा एंटीजन के लिए शॉर्ट में कैपिटल ए स्मॉल जी ऐसा लिखते हैं एंटीजन। एंटीजन के लिए कैपिटल ए एंड स्मॉल जी, एंटीबॉडी जेनरेटिंग ऐसा लिखते हैं। ठीक है, नोट करा सबने? अब एंटीबॉडी की डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी इतना समझ लो कि एंटीबॉडी को हम कहते हैं ऐसा, AB, एंटीबॉडी AB, या इन्हें हम कहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा, ये ग्लोब्यूलिन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन है, गामा ग्लोब्यूलिन्स, और ये इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहे हैं, तो हमने इन्हें ही कह दिया इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। बेसिकली ये क्या है? ये वही है, गामा ग्लोब्यूलिन्स हैं, पर इम्यूनिटी में रोल है तो इन्हें हम ऐसा लिख देते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? डिटेल्स नेक्स्ट क्लास, एंटीबॉडी कैसी होती है, क्या है, वो सब कुछ हम अगली क्लास में मस्त तरीके से समझेंगे। आज टाइम मिला तो समझेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में। तो हमें इतना तो समझ में आ गया है कि एक एंटीजन है, या तो तलवार से मारा जाएगा टी लिम्फोसाइट, या एंटीबॉडी उसके साथ जुड़कर उसे मारेगी, यानी बंदूक की गोली। दो तरीके से इम्यूनिटी होगी। अब आओ हम पहले समझते हैं बंदूक की गोली से मारे जाना। सो हेडिंग लिखिएगा प्लीज, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, चलिए हेडिंग लिखिए। बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो
सपोज करो ये एक बी लिम्फोसाइट है। स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में लिम्फोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल या राउंड शेप का होता है। तो ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है, तो ये अपना एक बी लिम्फोसाइट है। ये कहां बना है? फॉर्म्ड एंड मैच्योर भी होगा अभी ये इन बोन मैरो, इन बोन मैरो। एक्चुअली होता क्या है समझिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। जब भी कोई बी सेल होता है उसके ऊपर सरफेस पर एक तरह की एंटीबॉडी चिपकी रहती है। सपोज करो ये है वो एंटीबॉडी, ऐसे वाई शेप की होती है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी है, हर बी सेल के सरफेस पर पाई जाती है। मैं सिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। अब ये फर्स्ट टाइम, पहली बार मान लो कि कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आया और उस बैक्टीरिया का सामना इससे हुआ। ये मान लो एंटीजन है, एंटीजन। अब हो सकता है पूरा का पूरा बैक्टीरिया हार्मफुल हो, या उसका कोई सरफेस प्रोटीन हार्मफुल हो, या कोई केमिकल जो उसने रिलीज करा वो हार्मफुल है। कुल मिलाकर वो एंटीजन यहां आकर इस एंटीबॉडी के साथ अटैच हुआ। सबसे पहले ये अटैच हुआ। सपोज जैसे ही अटैच हुआ, इस बी सेल को पता चल गया कि बॉडी के अंदर एक हार्मफुल सब्सटेंस आ गया है। वो समझ गया, उसने तुरंत और एंटीबॉडीज बनाई। ये तो एक जनरल एंटीबॉडी है हर एंटीजन के अगेंस्ट। अब वो स्पेशल एंटीबॉडी बनाएगा इस पर्टिकुलर एंटीजन को मारने के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम को मालूम है कि एंटीजन भी मल्टीप्लाई कर रहा है बॉडी के अंदर, तो हमें भी ढेर सारी एंटीबॉडीज बनानी है और उन एंटीबॉडीज को ब्लड में डालना है और ब्लड के अंदर इस एंटीजन को खत्म करना है, मारना है। यानी कहानी में होगा क्या, आ जाओ अब हम समझते हैं। यानी आफ्टर फर्स्ट टाइम एनकाउंटर विथ एंटीजन, पहली बार जब पर्टिकुलर एंटीजन के साथ सामना हुआ तो बी लिम्फोसाइट ने दो काम किए। बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट्स इनटू बी लिम्फोसाइट ने दो काम किए जब उसका सामना हुआ पहली बार किसी एंटीजन से। पहली बार किसी एंटीजन से उसने दो काम किए। क्या काम किया? सबसे पहले उसने और बहुत सारे एंटीबॉडीज बना बना के ब्लड में डालना शुरू की ताकि इसे मारा जाए। और दूसरा, कुछ उसने मेमोरी बी सेल बना लिए। मेमोरी बी सेल बेटा अभी जो मारेगा वो तो पहली वाली कैटेगरी है, और दूसरे मेमोरी बी सेल बनाकर रख लिए। इससे क्या फायदा होगा? अभी प्राइमरी रिस्पॉन्स है, थोड़ा टाइम लगेगा। इसने पहचाना, समझा, स्ट्रैटेजी बनाई, उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज बनाई, उसे मारा। तब तक हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें सिम्टम्स, लक्षण आ सकते हैं। लेकिन जब सेकेंड टाइम अटैक होगा सेम एंटीजन का, तो बेटा मेमोरी बी सेल रेडी है। तो अब ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा प्रोसेस, डायरेक्ट सीधे मेमोरी बी सेल एंटीबॉडीज बना बना के मार देंगे। अब ये स्ट्रैटेजी बनाने का काम नहीं करना पड़ेगा। तो जो सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स होगा, जिसे हमने सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहा था, वो फास्टर होगा, मोर इंटेंसिटी का होगा। तो इसने दो काम करे। एक, इसने मेमोरी बी सेल्स बना के रख लिए फॉर फ्यूचर यूज। मेमोरी बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज मतलब जो अब दोबारा कभी रिस्पॉन्स आएगा जो फास्टर होगा, मोर इंटेंसिटी का होगा, और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलेगा और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे और एंटीजन को मार दिया जाएगा। ये मेमोरी बी सेल्स बनाकर रख लिए जाएंगे। और दूसरी तरफ जो सेल्स बन रहे हैं अभी, इन्हें बेटा प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। ये बी लिम्फोसाइट्स ही हैं जो अभी राइट नाउ इफेक्ट शो करेंगे, अभी राइट नाउ मारेंगे, इस बार ही मारेंगे।
ये तो स्टोर्ड है, स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज है, पर ये एक्ट इमीडिएटली एंड सिक्रीट एंटीबॉडीज। फटाफट फटाफट एंटीबॉडीज बनाएंगे उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ, अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, तभी तो हमने स्पेसिफिक कहा है, अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन इनटू ब्लड, और उसे मार देंगे तुरंत तुरंत तुरंत, फटाफट फटाफट फटाफट, सिक्रीट एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन इनटू ब्लड। यानी जब चिकन पॉक्स का वायरस पहली बार हमारी बॉडी में आया तो हमारे बी सेल्स को थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि उन्होंने उसे रिकॉग्नाइज किया, उसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स बनाया, वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हुए, एंटीबॉडीज बनाई और फिर उस वायरस को मारा, एंटीजन को खत्म किया। और साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर मेमोरी बी सेल्स भी बन गए पर्टिकुलर चिकन पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट। इसीलिए बाद में कभी भी कितनी बार भी बॉडी में चिकन पॉक्स का वायरस एंटर करा हो, हमें पता भी नहीं चलता, हम बीमार भी नहीं होते हैं, फास्टर इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स आता है और दोबारा चिकन पॉक्स कभी नहीं होता है। फर्स्ट टाइम में तो हमें रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, डन है। तो बी सेल्स से ही प्लाज्मा सेल बन रहा है, उसी से मेमोरी बी सेल बन रहा है। बेटा ये एक तरह का बी सेल ही है जो एंटीबॉडी के थ्रू काम कर रहा है। ठीक है, इसे एनसीईआरटी में लिखा है सिक्रीट आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, ऐसा लिखा है, सिक्रीट आर्मी ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज, सिक्रीट आर्मी ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज। मतलब एंटीबॉडी प्रोटीन्स, एक्चुअली शुगर भी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। लिख लिया सबने? लिख लिया बेटा सबने? अब हम बात करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसे काम करती है। तो ये मतलब है बंदूक की गोली, ये बुलेट्स हैं, बी सेल्स बुलेट्स बनाकर फायर करके मारेंगे। अब आ जाओ हम बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें क्या होगा? इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक टी सेल है। अब बेटा टी सेल्स जो हैं ये फॉर्म हो गए बोन मैरो में, फिर ब्लड में डाले जाएंगे, ब्लड से थाइमस में पहुंचेंगे, थाइमस में जाकर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और 4 तरह के टी लिम्फोसाइट्स बनाए जाएंगे। 4 टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स 2 तरह के बने हैं, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स, पर ये बनेंगे 4 तरीके के। कौन कौन से? नंबर 1, पहले जो एक्चुअली जाकर मारेंगे, जिन्हें बोलते हैं किलर, या सेल को डायरेक्ट मारेंगे, सेल जो भी एंटीजन है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इन्हें शॉर्ट में टीके या टीसी ऐसा लिख देते हैं ना। दूसरे हेल्पर टी सेल्स, क्या याद आ रहा है हेल्पर टी सेल्स कहां पढ़े थे अपन ने? टॉपिक का नाम लिख के भेजो, इसे ऐसा लिखते हैं टी और शॉर्ट में सबस्क्रिप्ट में एच। नाउ तीसरे सप्रेसर टी सेल्स, सप्रेसर क्या हो गया भाई? हाँ, सप्रेसर टी सेल, इन्हें ऐसा लिखते हैं सप्रेसर। कैंसर में नहीं पढ़ा था, एड्स, बहुत बढ़िया, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया, एड्स में पढ़ा था बेटा। और फोर्थ मेमोरी टी सेल्स, जैसे मेमोरी बी सेल्स बनते हैं ऐसे ही मेमोरी टी सेल्स भी बन जाते हैं। इन्हें CD4 सेल्स भी बोलते हैं, CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, आपको बताया था। चल अब समझो क्या होता है, समझो। जैसे ही कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी एंटीजन बॉडी में आया तो एक तरफ तो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाएंगे, प्लाज्मा सेल्स जो है वो बी लिम्फोसाइट ही एक तरह का, और वो बंदूक की गोलियां चला के मारेगा। दूसरी तरफ ये जो किलर टी सेल्स है बेटा, ये एक केमिकल रिलीज करते हैं परफोरिन, वो उसके अंदर परफोरेशन, छेद करेगा
उसमें पानी घुसेगा, वो फूलेगा और मर जाएगा। यानी जो किलर वाले सेल्स हैं ये एक्चुअली किल करेंगे, या तो परफोरिन केमिकल या और भी केमिकल्स आते हैं, उन केमिकल्स के थ्रू मार देंगे। ये बंदूक की गोली नहीं चला रहे, बुलेट्स यानी एंटीबॉडी नहीं बना रहे हैं, ये डायरेक्ट तलवार घोंप देंगे, छेद कर देंगे, पानी घुस जाएगा, मर जाएंगे। तो किलर टी सेल एक्चुअली किल करने वाले हैं डायरेक्ट, जो मैं बार बार कहती हूं, तलवार घोंपना। So they directly kills the pathogen. अब इतना डिटेल पूछते नहीं है, पर मैंने आपको बताया ये परफोरिन, जिसे लिखना हो लिख लेना, परफोरिन केमिकल निकालते हैं, उसके जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसमें होल होगा, उसमें वाटर घुसेगा, वो फूलेगा और बर्स्ट होके मर जाएगा। अब ये क्या काम करते, ये क्या काम करते, देखो समझो। टी हेल्पर सेल जो हैं ये बड़े मजेदार है, ये कमांडर है। यहां भले ही मत लिखो, अलग से लिख लेते हैं इसके बारे में, ये कमांडर है बेटा। यही एक्चुअली कमांड देता है, तभी साइटोटॉक्सिक या किलर सेल्स मारते हैं। तो टी हेल्पर सेल जो है ये एक्चुअली कमांड देगा, तभी टी सेल मारेंगे। मैंने क्या कहा, आओ मैं यहां लिखती हूं टीएच के बारे में। मैंने आपसे कहा ये डायरेक्टली किल नहीं करते, ये मार नहीं रहे हैं, पर कमांड इन्हीं से आएगा। सो दे कमांड किलर सेल्स या साइटोटॉक्सिक सेल्स टू किल द पैथोजन। जी हाँ, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं और उससे फिर ये टी किलर सेल समझ जाता है कि मुझे इसे मारना है। कमांड टीसी सेल्स टू किल। अब आपको एक शानदार मजेदार बात बताती हूं, बड़ा ध्यान से सुनना। यानी क्या मैं कह सकती हूं कि इनका रोल है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में? बिल्कुल है। डायरेक्ट तो ये मार रहा है, एक्चुअली तो ये मार रहे हैं एक्चुअली, पर कमांड यहां से आ रहा है। आप इसे ऐसा समझ लो जैसे बॉर्डर पे अगर कमांडर का ऑर्डर ही नहीं आए तो सिपाही नहीं तलवार घोपेगा और सिपाही बंदूक भी नहीं चलाएगा। एक्चुअली बेटा ये कमांडर बी सेल का भी है। ये जो हम कह रहे हैं ना, जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर आता है तो बी सेल ये सब करता है, पर इसको भी कमांड जो आता है वो टी हेल्पर सेल से ही आता है। कुछ केमिकल्स आते हैं, तभी ये भी एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है। तो एक्चुअली ये कमांडर है, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये खुद एंटीबॉडी नहीं बना रहा, ना खुद मार रहा है, डू नॉट फॉर्म एंटीबॉडीज, नो, ना ही ये किल कर रहा है, ना ही ये एंटीबॉडीज बना रहा है, बट कमांड बी सेल्स यानी प्लाज्मा सेल्स को कमांड यही देगा टू फॉर्म एंटीबॉडी। यानी अगर स्टूडेंट्स टी हेल्पर सेल से कमांड नहीं आए तो ना तो एंटीबॉडी बनेगी, बंदूक की गोली बुलेट, और ना टी किलर सेल डायरेक्ट जाके मारेगा। यानी इसका रोल दोनों तरह की इम्यूनिटी में है, दोनों तरह की इम्यूनिटी में है। कमांड बी सेल्स टू फॉर्म एंटीबॉडीज, खुद नहीं फॉर्म करता, कमांड देता है। इसे बोलते हैं कॉल्ड कमांडर ऑफ इम्यून सिस्टम, कमांडर ऑफ इम्यून सिस्टम। ये बेटा वो कमांडर्स हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, इन्हीं का ऑर्डर आता है, तभी कुछ पैदल सिपाही तलवार से डायरेक्ट भिड़ जाते हैं, वो है किलर सेल्स, और कुछ बंदूक की गोलियां चलाते हैं, वो है बी लिम्फोसाइट यानी प्लाज्मा सेल्स। तो इसका रोल सीएमआई में भी है, इसका रोल एएमआई में भी है, यानी ये पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम का कमांडर है। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों एड्स होने पर, मैंने एड्स में लिखवाया था, एड्स में जो वायरस है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वो इन टी हेल्पर सेल्स को ही अटैक करता है, और जब ये मरने लग जाएंगे, इनका नंबर कम हो जाएगा, तो ना तो किलर सेल किसी काम का है टी वाला, और ना बी सेल प्लाज्मा सेल किसी काम के। यानी छोटा सा भी इंफेक्शन अगर होगा तो ना एंटीबॉडी बनेगी, ना उसे डायरेक्ट किल किया जाएगा, और वो बीमार होने लग जाएगा।
पूरा इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाएगा, ठप हो जाएगा, क्योंकि HIV इसे ही अटैक करता है। मैं यहां लिख देती हूं, अटैक्ड बाय HIV, अटैक्ड बाय HIV। ठीक है, ये लाइन यहां नहीं लिखी है एनसीईआरटी में, बट अपन ने पढ़ी थी, टी हेल्पर सेल्स। मजे आ गए? बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूं आपको। अब इसका क्या काम है भाई, ये तो समझ में आ गया। मेमोरी तो आपको पता ही है, स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, ताकि जब नेक्स्ट टाइम फिर से वही सेम बैक्टीरिया वायरस आएगा तो अब प्लानिंग कमांडर को कुछ भी नहीं करनी। अब बेटा कमांडर कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट मेमोरी बी सेल, मेमोरी टी सेल, फटाफट एंटीबॉडी बनाना, फटाफट मारना कूटना, खत्म कर देना। तो ये तो ठीक है। अब सप्रेसर का क्या काम है? सप्रेसर का एक्चुअली सप्रेसर जो है ना बेटा, ये इन दोनों पे नजर रखता है, इन दोनों पे नजर रखता है, इन्हें कंट्रोल करके रखता है, माइनस रोक कर रखता है। यानी सप्रेसर का काम ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कमांडर है वो अपने ही सेल्स के खिलाफ ऑर्डर देने लग जाए, कहीं किलर टी सेल तलवार घोंपते घोंपते अपने ही सेल्स को मारने लग जाए, ऐसा ना हो। सप्रेसर सप्रेस करके रखेगा, ऐसा समझ लो ये एक निगरानी रखता है किलर सेल के ऊपर, हेल्पर सेल के ऊपर, कि कहीं वो ओवर एक्टिव ना हो जाए, कहीं वो अपने ही सेल्स को ना मारने लग जाए। कहीं ना कहीं ऑटो इम्यूनिटी के अंदर ये सप्रेसर टी सेल्स डैमेज हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तभी तो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, और सेल्फ सेल्स को ही अटैक करने लग जाते हैं। तो ये सुपरवाइज करके रखेगा, इनको रेगुलेट करेगा, ऐसा कह सकते हैं हम। रेगुलेट killer cells and helper cells so that they don't become overactive। आप नीचे भी लिख सकते हो बेटा अलग से, and attack self cells। ऐसा समझ लो इनके ऊपर एक डंडा दिया हुआ है, एक डंडा दिया हुआ है, रेगुलेट, इनको कंट्रोल करके रखेगा। तो बी लिम्फोसाइट्स दो तरीके के हैं, प्लाज्मा सेल्स जो इमीडिएटली फटाफट एंटीबॉडीज बना रहे हैं, वो वाले बी लिम्फोसाइट्स को प्लाज्मा सेल कहेंगे, और मेमोरी बी सेल फ्यूचर के लिए। और टी लिम्फोसाइट 4 तरीके के हैं, कुछ किलर होंगे जो डायरेक्ट मारेंगे, जब कमांडर से ऑर्डर आएगा, कमांडर है हेल्पर टी सेल, और दोनों को निगरानी कंट्रोल रेगुलेट करेंगे सप्रेसर टी सेल, और फ्यूचर के लिए मेमोरी टी सेल बनेंगे। ये कौन सा, जैसे खूब सारे टी लिम्फोसाइट्स बन गए, मान लो 100 टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म हुए बोन मैरो में, अब ये सब थाइमस में जाएंगे, थाइमस में जाके 20 मान लो हेल्पर टी सेल बन गए, 40 किलर टी सेल बन गए, 20 सप्रेसर टी सेल बन गए, बाकी टाइम पर मेमोरी टी सेल बनेंगे। इसे बोलते हैं मैचुरेशन होना या डिफरेंशिएशन होना, जो मैं बार बार बता रही हूं। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया एवरीबॉडी? तो जल्दी से यस या थम्स अप दे दो मुझे। मेमोरी बी सेल, मेमोरी टी सेल, प्लाज्मा सेल, ये सब समझ में आया? यानी आप ऐसा कह सकते हो कि टी हेल्पर सेल जो है ये जब कमांड देगा, तब जो बी सेल है या प्लाज्मा सेल, वही बी सेल जो डायरेक्ट एंटीबॉडीज इमीडिएटली बना रहे उसे प्लाज्मा सेल कहेंगे, वो फिर एंटीबॉडीज बनाएगा, वो फिर एंटीबॉडीज बनाएगा प्लस। और दूसरी तरफ जब ये कमांड देगा, तब जो टी किलर सेल है या साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ये जाकर तलवार घोपेगा, मारेगा, डायरेक्टली किल पैथोजन, जो भी बीमारी कर रहा है, एंटीजन बोलो पैथोजन बोलो एक ही बात। ये कमांडर है, ये कमांडर है, ये है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ये पूरी समरी हो गई, ये पूरी समरी हो गई बेटा। प्लाज्मा सेल बी सेल ही है जो एंटीबॉडीज बना रहा है। ठीक है, चलिए आइए, लेट मास्टर एनसीआर। ओपन करिए एनसीआरटी, ओपन करें। ये लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, जहां पर हमने इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ी थी। चलो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ओपन करो।
ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, जहां पर मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी या एमनिस्टिक रिस्पॉन्स के बारे में बताया था। आगे पढ़ते हैं। चल, ये जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं एक्वायर्ड के, वो 2 स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट्स करेंगे, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये सब लिम्फोसाइट है, एक तरह का WBC है, सब कुछ ब्लड में प्रेजेंट है। बी लिम्फोसाइट्स एक आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बनाएंगे इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। इन प्रोटीन्स को कहेंगे एंटीबॉडीज। टी सेल्स एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगे, बट वो हेल्प करते हैं बी सेल्स को टू प्रोड्यूस देम। ये कौन से वाले टी सेल्स हैं बेटा? ये है टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ते हैं। ये यहां तक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब ये एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, और ब्लड के लिए हम ह्यूमर वर्ड यूज करते हैं, इसीलिए इसे ह्यूमरल रिस्पॉन्स बोलते हैं। यहां बिकॉज आ गया बेटा, यानी ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो गया। यानी 2 टाइप की है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक है एंटीबॉडी मीडिएटेड और दूसरी है सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड जो है ये टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू होगी। ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट क्लास। इतना समझ में आया सबको? चलो अब आ जाओ, हम पोल करते हैं और आपके कुछ डाउट्स देखते हैं। अगर समझ आ गया तो जल्दी से मुझे यस या थम्स अप दे दीजिए। 11th का रिवीजन करवाते हैं क्या? हाँ आई थिंक करवाते हैं ना, 11th का रिवीजन करवाते हैं बिल्कुल। लिम्फोसाइट्स को लिम्फेटिक सेल्स, वैसे ऐसा बोलते नहीं है, बोल दो, वैसे बोलते नहीं है बेटा। जिसको भी डाउट हो लिख लेना, बी और टी लिम्फोसाइट्स एक तरह का WBC है, वैसे मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। इम्यूनिटी बनाता कौन है अभी बता रही हूं ना मैं। नेचुरल नहीं नहीं नहीं, नेचुरल किलर सेल अलग है, वो इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, ये किलर टी सेल्स हैं। CMI का फुल फॉर्म अंबिका बेटा अभी तो लिखवाया आपको, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हेमंत अभी तो लिखवाया बेटा CMI क्या होता है। अंजलि कितनी बार बता दिया बेटा, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनेंगे, हड्डी के अंदर बनते हैं सारे सेल्स। ठीक है। माही मधुमक्खी ने काट लिया बेटा, फिजिशियन को दिखाओ, वैसे लीवोसिट्रिजिन ले लेना एंटी एलर्जिक, ज्यादा स्वेलिंग हो तो फिजिशियन को दिखाओ। अंबिका बेटा अंबिका आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास में। हाँ AMI CMI इतना पढ़ा रही हूँ बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो। पहले 12th कंप्लीट होगी। नितिन एपिटोप पैराटोप बता दिया, सौरभ एपिटोप बता दिया बेटा, सुहानी अभी तो बताया। एंटीबॉडी वो बंदूक की गोली है जिससे हम मारेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल सब्सटेंस है, और वो हार्मफुल सब्सटेंस एंटीजन कहलाएगा। वेद ये बताऊंगी मैं। लास्ट पे गाना मैम, ये देखो नूर को गाने की पड़ी है मैम के, कोई बात नहीं, ठीक है गा लेंगे अपन गाना, ठीक है। एंटीजन क्या होता है बता दिया मैंने आपको बेटा, हिंदी में अंबिका लसिका बोलते हैं लिम्फ को, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर होगा। चलो आ जाओ, पोल लगाती हूं आपके लिए, करिए स्टार्ट, करिए स्टार्ट करिए। डिफरेंस बिटवीन इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी आ सकता है, वो तीनों डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए थे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिफरेंस बिटवीन CMI AMI ये भी बता दूंगी, 2 पॉइंट्स और पढ़ाने के बाद में। चलिए 50% डायरेक्ट क्वेश्चन है, C आ जाएगा। 85% ने सही दिया, राज अजीम बरकत आयुष प्रिया, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और करिए ट्राई, थोड़े से क्वेश्चंस करो पहले, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पोल लगा दिया, अंजलि शिवांगी मोहम्मद, वेरी गुड।
डीजेनरेट यानी साइज में रिड्यूस होता जाता है, इट इज द थाइमस, इट इज द थाइमस। 62% नहीं सही दिया, क्यों भाई? राज, मयंक, बरकत, इकरा, आयुष, अंशुमन, प्रिया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। इमेच्योर लिम्फोसाइट एंटीजन सेंसिटिव कहां बनेंगे? एंटीजन सेंसिटिव मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बेटा केवल प्राइमरी में होता है, सेकेंडरी में तो लड़ते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एंटीजन से। एनसीईआरटी की लाइन है, लास्ट क्लास में लिखा था केवल 20%। आप लोग बोथ देख के बोथ लगा देते हो। ये देखो दिखाती हूं आपको, ये देखो बेटा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट इनटू एंटीजन सेंसिटिव सेल। ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे नादान परिंदों? क्लासेस बड़ा ध्यान से पढ़ो, है बहुत इजी, बट ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जमीर, राज, धर्मेंद्र, विजय, जयंत, काव्या, शर्वनी, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। Army of proteins produced by B lymphocytes, they are called antibodies. एंटीजन तो बाहर से आएगा जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो बनेगी वो एंटीबॉडी है। 67%। मयंक, अजीम, बरकत, वेदांश, राज, वेरी गुड। बेटा सबको क्लियर है ना बिल्कुल एंटीजन एंटीबॉडी में डिफरेंस? कुछ एंटीजन अपने बॉडी के अंदर भी होते हैं, जैसे आरबीसी में पढ़ते हैं ना ब्लड ग्रुप में, ए एंटीजन, बी एंटीजन, उनके अगेंस्ट भी तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी ही बनती है, एंटी ए एंटी बी, पर वो हमारे खुद के हैं, सेल्फ है। गड़बड़ ब्लड ग्रुप होता है तो अटैक होता है, हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स में। अदरवाइज अगर हमारे अंदर ए एंटीजन है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में नहीं होती। अगर आपको 11th क्लास याद हो, दो टाइप के लिम्फोसाइट्स बी और टी है, यहां आ जाएगा बोथ। 80%। राज, मीत, बरकत, अजीम, अंशुमन, काव्या, आयुष, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अभी भागना मत, मैं डिफरेंस लिखवा दूंगी बिटवीन सीएमआई एंड एएमआई एक बार। विच लिम्फोसाइट्स हेल्प बी सेल्स टू सिक्रीट एंटीबॉडी? बेटा ध्यान रखो, प्लाज्मा सेल तो उस बी लिम्फोसाइट को कहेंगे विच इज प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। हेल्प कौन सा करेगा? टी लिम्फोसाइट। उसके अंदर भी कौन सा वाला? हेल्पर वाला, हेल्पर वाला। कमांडर, मयंक, अजीम, लावण्य, अंशुमन, प्रतीक, त्रिनयन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एलर्जिक रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी बनती है? अगर एलर्जन आया है तो हमारा इम्यून सिस्टम के जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो प्लाज्मा सेल जब बनाएंगे तो ढेर सारी आईजीई एंटीबॉडी बनाएंगे। एलर्जी ई, मैं पढ़ाती भी हूं, ई। 54% ने सही दिया। अजीम, आयुष, धर्मेंद्र, वैष्णवी, सिद्धि, साकिब। चलो जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, ह्यूमन मिल्क जो होता है, मदर का मिल्क डिलीवरी के बाद फ्यू डेज का, कोलेस्ट्रम कहते हैं, येलो कलर का, उसमें कौन से टाइप की एंटीबॉडी पढ़ाई है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप लोग पढ़ चुके हो बेटा, देखें जरा किसको याद है, चीटिंग मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सबसे पहले सही आंसर देता है। मैं नाम पढ़ना भूल गई, बट सब सही आंसर आ गया है। आईजीए, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो, इफ अ पैथोजन गेन एक्सेस सेकेंड टाइम, हाईली इंटेंसिफाइड फास्टर रिस्पॉन्स आएगा, उसे क्या कहते हैं? या तो सेकेंडरी बोलो, या लॉस ऑफ मेमोरी को बोलते हैं एमनेजिया। यहां मेमोरी प्रेजेंट है यानी एन एमनेजिया, एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। 57%। मयंक, वेदांश, तरनप्रीत, सनाया, जमीर, वेरी गुड। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, करो ट्राई। ऐसे ही एलर्जी के टाइम पर ई वाली निकलती है, जैसे
मिल्क में ए वाली निकलती है। ये 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज होती है, मैं पढ़ाऊंगी। याद है प्लेसेंटा को जी वाली क्रॉस करती है, मैंने पढ़ाया था आपको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पहले तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैसी बीमारी है, जरा चैट बॉक्स में लिखकर भेजो, बताइए, पहले चैट बॉक्स में लिखकर भेजो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से आपके दिमाग आया है वो बताओ जरा मुझे। बताइए। हाँ अरमान, ऑटो, दीक्षा गौतम ने सबसे पहले सही दिया है, ऑटो इम्यून डिजीज है ये, वेरी गुड। अगर ये दिमाग में नहीं आया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। लिम्फोसाइट्स बिकम मोर, बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, ये तो पक्की बात है। तो 2 तो करेक्ट है, 2 करेक्ट है बेटा, तो ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं। 4 भी करेक्ट होगा ही होगा। एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फ्रॉम मॉडर्न नॉइज इज लॉस्ट, बिल्कुल ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये 2 तो ट्रू है ही। अब 3 देखते हैं, मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। भाई अगर सेल्फ सेल को भी अटैक करना है तो एंटीबॉडी तो बनाएंगे ना, बंदूक की गोली तो बनाएंगे, धड़ 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 स्टेन गन की तरह। यानी यस, मोर एंटीबॉडीज विल बी फॉर्म्ड अगेंस्ट सेल्फ सेल, पर बनेंगी तो सही, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, 18% ने केवल सही दिया है। सैयद, सिद्दीकी, खुशी, सुमाया, भावना, चेतन, अभय, बेटा समझ में आया ज्यादा एंटीबॉडीज क्यों बनेंगी? हम यही तो कह रहे हैं कि सेल्फ सेल्स को अटैक करेंगे तो कैसे अटैक करेंगे? टी सेल से और बी सेल से। बी सेल से कैसे अटैक करोगे? एंटीबॉडीज बनाकर अटैक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। विच इज नॉट एन ऑटो इम्यून, बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, रूमेटॉइड वाला भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तौसिया, अपूर्वा, अंशुमन, मोहम्मद, आई थिंक 11th रिवाइज होगा, अभी मुझे श्योर नहीं है, जो भी होगा वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, वरना 1 शॉट से कर लेना मेरे, ठीक है, एक ही बात है। चल, नॉट ऑटो इम्यून, मैंने आपको रूमेटॉइड लिखवाई थी, सोरियासिस लिखवाई थी, विटिलिगो, मैंने आपसे कहा भी था इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। आपको पोल नहीं लगाया क्या हमने? चलो कोई बात नहीं। आइए स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन सीएमआई एंड एएमआई लिख लेते हैं। चल लिखिए प्लीज, एक चार्ट बना लेते हैं अपन, एएमआई और सीएमआई, क्योंकि बोर्ड्स में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखो, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में भी डिफरेंस आ सकता है, उसमें तो वो 3 पॉइंट्स हैं, सिंस बर्थ, आफ्टर बर्थ, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, मेमोरी एब्सेंट, मेमोरी प्रेजेंट, उसके अंदर 4 बैरियर्स हैं, तो वो जो भी पॉइंट्स हैं वो आप लिख दोगे यहां पे। नाउ एंटीबॉडी इज मीडिएटेड बाय बी सेल्स, यानी बी लिम्फोसाइट्स का रोल है, जो बोन मैरो में बनेंगे और वहीं पर मैच्योर होंगे, जबकि दिस इज बाय टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। सेकेंड, यहां पर एंटीबॉडीज बनेंगी, यस बनेंगी, एंटीबॉडीज फॉर्म्ड या एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, उसका रोल है, यहां पे नॉट फॉर्म्ड। हाँ, हेल्पर सेल हेल्प करेगा, टी हेल्पर सेल, पर डायरेक्टली तो नहीं बनेगी। नाउ रोल इन कैंसर एंड रोल इन ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी में ये नहीं दिया, बट इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन वाला दिया है, कैंसर वाला नहीं दिया, बड़ा ध्यान से सुनो एवरीबडी, आई वांट फुल कंसंट्रेशन। यहाँ पे बी सेल्स का रोल है, यहाँ पे टी सेल्स का रोल है, यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, बनेंगी, यहाँ नहीं बनेंगी, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कैंसर के सेल्स को मारने के लिए बंदूक की गोली नहीं चलती है, इसका चलता है, डायरेक्ट किल किया जाता है कैंसर सेल्स को। तो कैंसर के अंदर बेटा डायरेक्ट तलवार घोपी जाती है, और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जब भी हमारी बॉडी में कोई
किसी को किडनी डोनेट कर रहा है तो जो किडनी को रिसीव कर रहा है, या यहाँ स्किन जल गई तो दूसरे की स्किन लगाई है, कोई ग्राफ्ट है, मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। उसमें भी आपने सुना होगा ना, कई बार जो रिसिपिएंट है उसके इम्यून सिस्टम ने रिजेक्ट कर दी, उसने कही तो फॉरेन है, उसे एंटीजन माना, बाहर का माना और रिजेक्ट कर दी। वो रिजेक्शन भी इसी के कारण होता है। ये किलर सेल्स नहीं मानते उसे अपना और उसे मार डालते हैं। जो बाहर से किडनी है, ग्राफ्ट है, उसे रिजेक्ट कर देंगे, इसका कोई रोल नहीं है। तो बेटा ध्यान रखना, कैंसर में और इसमें दोनों में पर्टिकुलरली सीएमआई का रोल होता है, इतना अपने को आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। डायरेक्टली मैं आपको बता रही हूं, आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ना, बट एक्चुअली कुछ केमिकल्स होते हैं, उसे छेद करके उसमें पानी घुसा के मार देते हैं। तो सबको आज से वापस से अगर आपने छोड़ दिया है तो अपनी एमसीडी लिस्ट, आई एक्सरसाइजेस आप यूट्यूब चैनल पर देख लेना बेटा, करना शुरू करो। आपका स्क्रीन टाइम कम करना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको नाम जप आज बताया है, क्लास की स्टार्टिंग में वो सबको करना है। कल की क्लास बहुत मजेदार होगी। कल हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पढ़ेंगे। ठीक है, पोस्टमार्टम की स्टोरी चलो आपको बता देती हूँ। बहुत बड़ी ऐसी स्टोरी तो नहीं है एक्चुअली। जब हमारा फर्स्ट ईयर में फर्स्ट प्रॉफ में डिसेक्शन हुआ था कैडेवर का, आई थिंक आपको वो स्टोरी मैंने बताई थी क्या, डिसेक्शन वाली स्टोरी। हमारा जो कैडेवर था बेटा, हमने उसका नाम भी रखा था रिंग मैन। एक्चुअली मेरा जो कैडेवर था उसके लेफ्ट हैंड की ये जो रिंग फिंगर है, इसमें एक रिंग थी। मुझे अभी भी याद है, हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा था कि भाई खाना वाना खाकर आना अच्छे से, क्योंकि डिसेक्शन में कई स्टूडेंट्स फेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अब आपको पता है लड़कों की तो शान के खिलाफ होता है टिफिन इफिन लेकर आना। तो मेरी क्लास में 3 लड़के थे, ग्रुप था उनका, बड़े शैतान थे, सबका मजाक वजाक बनाते थे। तो खैर अपने कूलनेस के कारण वो लंच वंच करके नहीं आए। अब डिसेक्शन में होता क्या है, एक्चुअली डिसेक्शन में डर नहीं लगता, क्योंकि डिसेक्शन में फ्रेश बॉडी नहीं होती। बड़ा ध्यान से सुनना, डिसेक्शन में बहुत पुरानी बॉडी होती है। आप कट भी करते हो तो कोई ब्लड वगैरह नहीं निकलता, और ऐसे ब्लड नहीं है तो ऐसा नहीं लगता कोई फ्रेश बॉडी है, वो अलग से सूखी सी लगती है। मतलब डिसेक्शन जो कैडेवर, उसे कैडेवर कहते हैं, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसा नहीं होता कि एकदम फ्रेश वो चाइनीज की बॉडी लाकर सर्किट ने दे दी थी, वैसा नहीं होता। वो अलग से एकदम सूखा सा होता है। तो कोई एज सच बहुत ज्यादा इमोशनल फीलिंग्स वगैरह नहीं आएंगे, और आपको ऐसा डर भी नहीं लगेगा कि कोई इंसान है और वो लेटा हुआ है और उठ नहीं जाए, ऐसा कुछ भी फीलिंग्स नहीं आती है जनरली कैडेवर को देखकर, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हो, सोच नहीं रहे हो तो जैसे ही हम लोग सब टेबल रहता है, प्रोफेसर रहते हैं और सब चारों तरफ घेरा बना के रहते हैं। जैसे मेरे टाइम पर 6 डिसेक्शन टेबल्स थी, 6 कैडेवर थे, और हमारे पूरी क्लास को, हमारी 120 की स्ट्रेंथ थी, तो 20-20 बच्चों को 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। कुछ बच्चे तो एब्सेंट होते हैं जनरली, आते वाते नहीं है, तो हम लोग शायद उस दिन 13, 15, 16 बच्चे होंगे। तो हम लोग सब घेरा बना के खड़े थे। अब जैसे ही वो सर ने स्कैल्पल से फर्स्ट कट लगाया तो पीछे आवाज आई धाड़। तो पीछे मुड़ के हम सबने देखा तो वो 3 में से एक लड़का गिर गया था। किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, सबको कैडेवर डिसेक्शन का एक्साइटमेंट था। वो टीचर ने भी यूं देखा, यूं प्यून को बुलाया, बोला इसको लेके जाओ, और सब वापस लग गए। फिर 1-2 मिनट बाद आवाज आई धाड़, वो तीनों लड़के फेंट हो गए, वो तीनों चक्कर खा के गिर गए। खैर हमने अपना डिसेक्शन वगैरह करा। अब उसका, हमारा जो कैडेवर था ना, हमने उसका नाम भी रखा था रिंग मैन। और हम बड़ी स्टोरीज बनाते थे कि यार इसके रिंग है, जरूर इसकी सगाई हुई होगी, शादी नहीं हुई होगी, शायद लड़की भाग गई होगी, इसने बोला होगा कि मरने के बाद मेरी बॉडी दान कर देना मेडिकल कॉलेज को, पर मेरी ये रिंग मत निकालना। तो सब लोग बड़े खुश हुए, वो टीचर भी बड़े खुश हुए कि वो तीनों लड़के फेंट हो गए। पूरे 4.5 साल उन्होंने किसी का मजाक नहीं बनाया, चुपचाप उन्होंने अपनी पढ़ाई करी और बिल्कुल चुप हो गए थे वो लोग। तो बड़े मजे आए थे कैडेवर डिसेक्शन फर्स्ट डे, अभी भी मुझे याद। अब सवाल उठता है कि बेहोश क्यों हुए थे? जब डर नहीं लगता तो बेहोश क्यों हुए थे? एक्चुअली स्टूडेंट्स, कैडेवर को जो प्रिजर्व किया जाता है वो फॉर्मलिन में किया जाता है, और फॉर्मलिन की स्मेल बहुत तेज होती है। तो वो जब बॉडी लाके रखते हैं ना कैडेवर, तो फॉर्मलिन की स्मेल चढ़ती है, उसके कारण बहुत सारे बच्चे जो हैं, किसी को लगता है चक्कर आ रहे, कोई बेहोश हो जाता है, दाड़ करके गिर जाता है, वो फॉर्मलिन के कारण होता है। तो आप लोग भी जब एमबीबीएस कॉलेज में जाएंगे तो भाई डिसेक्शन हमेशा पोस्ट लंच होता है, तो अच्छे से खा पी के जाना भाई,
कोई शर्म वरम मत करना कि हम तो कूल नहीं है, लड़के पानी की बोतल नहीं लाते, खाना नहीं लाते, वो सब कुछ मत करना। कैंटीन में खा लेना, अब तो कैंटीन ही हो जाती है, ठीक है, मिलती है। अब हुआ क्या, पार्ट 2 थर्ड प्रॉफ। थर्ड प्रॉफ में पोस्टमार्टम होता है फर्स्ट टाइम। तो कैडेवर से तो खैर हम लोग एकदम यूज टू हो गए थे। अब पोस्टमार्टम का भी ऐसे एक्साइटमेंट था, बहुत एक्साइटमेंट था। फर्स्ट टाइम हमें पोस्टमार्टम दिखाने के लिए लेकर गए हॉस्पिटल का जो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट था। अब हुआ क्या, बड़ा ध्यान से सुनना। हम लोग सब ने ना, हमको बोला आप एक घेरे में एक गोले में खड़े हो जाओ, तो हम सब खड़े हो गए। अब ना सब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं कि मेरे को आगे आना है, मुझे दिख नहीं रहा, जिनकी हाइट छोटी है वो यू यू कर रहे हैं, वो लंबे वालों को धक्का दे रहे हैं, ऐसे सब चिल्लम चिल्ली चल रही थी। अब जैसे ही वो पोस्टमार्टम की बॉडी लेकर आए, पोस्टमार्टम की फ्रेश बॉडी होती है, मतलब मैं अभी सोच भी रही हूं तो शायद आप फील अगर करें तो गूज बम्स आ रहे हैं अभी भी। वो फ्रेश बॉडी होती है, वो ऐसा लगता है, वो एक एक एक्सप्रेशन जैसे अभी उठ खड़ा होगा। और जब पोस्टमार्टम में कट लगा के उनने शुरू करा, तो पहले हम लोग यूं यूं हो रहे थे देखने के लिए, और धीरे 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 करके सब दूर 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 होने लगे। फिर पोस्टमार्टम हुआ, वो सारे ऑर्गन्स निकाले, और फिर वो जैसे बोरी होती है ना, बोरी सैक, उसको सिलने वाली जो मोटी सी सुई होती है नीडल, उससे वो सारा बॉडी दोबारा सिली। मतलब ऐसा, मुझे कैडेवर में तो कुछ भी डर नहीं लगा था, कोई फर्क नहीं पड़ा था ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद तो हम सबकी हालत खराब थी। मतलब उस दिन तो कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा था, एंड बिलीव मी 2-3 दिन तक वही वो शक्ल दिमाग में घूमती रहती है। मतलब अब कौन कितना इमोशनल है, कितना हैंडल कर सकता है, लेकिन हाँ असर आता है, फर्क पड़ता है भाई। पहला पोस्टमार्टम तो बड़ा खतरनाक होता है, देखना। तो वो मेरा फर्स्ट पोस्टमार्टम था। तो फर्स्ट डिसेक्शन और फर्स्ट पोस्टमार्टम की ये 2 यादें अभी भी ताजा है। और उसके बाद ईश्वर नहीं करे, बट आप मेडिकल फील्ड में हैं तो जनरली इस चीज का सामना करना पड़ता है, जब पहली बार किसी को आप सेव नहीं कर पाते, पहली बार आपके सामने डेथ होती है। बट एनीवेज अभी उसकी बातें अपन नहीं करेंगे, अभी अपन अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अपन कैडेवर की बात करेंगे, वो 3 लड़के जो धाड़ करके गिर गए उसकी बात करेंगे, मस्ती की बात करेंगे, ठीक है। तो जरूर ऐप पर मुझे बता देना कि क्लास कैसी लगी, मजे आ रहे हैं या नहीं, इम्यूनिटी एकदम इजी लग रही है या नहीं लग रही है। और बहुत हंसते खेलते कहानी की तरह, आर्मी की तरह, सिपाहियों की तरह मैं आपको समझा रही हूँ, बट बड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां से कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेल, मेरे टाइम पर रिंग मैन, मेरा कैडेवर भी मेल था, और पोस्टमार्टम के लिए भी मेल आया था, जो मेरे टाइम पर था। कोई नहीं, वहां पे सब लोग रहते हैं। हाँ, लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ आपका। यस यस यस, लीडर बोर्ड तो बिल्कुल बनती है भाई। सो लीडर बोर्ड में फर्स्ट है मयंक, काव्या, तुलसी, बलवान, संचिता, नरेंद्र, मीत, आफरीन, शर्वनी, रोहित, ठीक है। गाना कल सुना दूं, आज थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। हाँ, इम्यूनिटी बूस्टर्स बेटा मैं नहीं बना पा रही हूँ, एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल भी थोड़ा सा टाइम लगता है, पर मैंने आपको बनाने सिखा दिए, देखो, है ना। मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोबारा से टाइम कैसे भी निकाल के बनाऊं, बट जब तक मैं नहीं बना रही हूं तब तक आप खुद बना लो ना। जैसे आज एक्वायर्ड इम्यूनिटी लिखो, एक तरफ एएमआई लिखो, एक तरफ सीएमआई लिखो, सीएमआई के पॉइंट्स लिख दो चारों, एएमआई के लिख दो, ऐसे आप खुद बनाओ। ऐसी मैंने प्राइमरी बनाया था, एक एक ऑर्गन, और बस एनसीईआरटी की जो जो लाइंस है वो लिख लो, ठीक है। तो जब तक मैं नहीं भी बना पा रही हूँ, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, बिलीव मी, तब तक आप बना लेना, ठीक है। चलो अच्छे से सब लोग अपना डिनर करो, और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी इम्यूनिटी बूस्टर्स बनाने की, मेरा वादा है आपसे। मजे से पढ़ो, बहुत प्यारा लेक्चर है, कल लास्ट लेक्चर रिवाइज कर लेना, आज का लेक्चर लर्न कर लेना, एनसीईआरटी रीड कर लेना। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। ऐप पर जरूर बता देना क्लास कैसी थी। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, गुड नाइट।